हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस अड्डा 24/7। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रॉकेट रिवीजन सेशन में मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म यानी कि चैप्टर नंबर 4 के। अब ये वाला चैप्टर मुझे पता है आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है, क्योंकि ये दो हाथ है ना जो सांबा, समझ में नहीं आता है कि लेफ्ट हाथ यूज़ करना है या राइट हाथ यूज़ करना है, कौन से हाथ से डायरेक्शन निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड का और कौन से हाथ से डायरेक्शन निकलेगा फोर्स का। तो आप सिर्फ ये 20 मिनट का छोटा सा पैकेट देख लीजिए, रॉकेट रिवीजन देख लीजिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है भाई? जब चार्ज फ्लो कर रहा था यानी कि करंट बनना शुरू हुआ, तो आसपास वेसिनिटी में अगर मैग्नेटिक कंपास रखा गया तो ऑस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने बोला, अरे भाई ये कंपास में तो डायफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कि आसपास क्या है? मूविंग मूविंग चार्जेस, यानी कि करंट के आसपास वेसिनिटी में है मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर हमारे पास फर्स्ट टॉपिक का जन्म होता है, दैट इज बायो-सेविट्स लॉ। बायो-सेविट्स लॉ क्या बताता है कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, उसके आसपास किसी भी पॉइंट पर अगर आप निकालना चाहते हो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। अब यहां पर मैं आपको जरा सा रोककर ये बताना चाहूंगी कि जो करंट कैरिंग एलिमेंट होता है ना बेटा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका जो डायरेक्शन होता है वो सेम होता है जो करंट का डायरेक्शन होता है। लेट्स सपोज यहाँ पे हमने कोई करंट कैरिंग एलिमेंट लिया, ये कोई पॉइंट P लिया विच इज एट सम डिस्टेंस R फ्रॉम दिस करंट कैरिंग एलिमेंट, और इस P पॉइंट पर अगर मैं इस छोटू से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहती हूँ, तो फॉर्मूला क्या आया था? बोलो। म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू DL साइन थीटा डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, वेयर थीटा इज व्हाट? थीटा इज द एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, थीटा यहाँ पे क्या रहता है बेटा? एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड द पोजीशन वेक्टर। सो दिस इज द बायो-सेविट्स लॉ। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो बेटा आप यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट लोगे किसका? करंट एलिमेंट एंड R वेक्टर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस बायो-सेविट्स लॉ के डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, जिसमें सबसे पहला एप्लीकेशन आता है, अगर आप किसी करंट कैरिंग वायर को, अगर हम उसको सर्कल शेप में ले लेते हैं और इस करंट कैरिंग वायर के बिल्कुल सेंटर पर आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हो, तो बेटा आपके पास म्यू नॉट N इंटू आई डिवाइडेड बाई 2R आपके पास फॉर्मूला निकल के आता है, वेयर N इज अ नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस सर्कुलर कॉइल, I इज द करंट एंड R इज व्हाट? R इज द रेडियस। अब एक चीज आप याद रखिएगा, यहां से सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड पता चल रहा है, अगर मुझे डायरेक्शन भी निकालनी है तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे? अपने राइट हैंड का यूज करेंगे बेटा। अगर आपके पास सर्कुलर कॉइल है तो अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। आपका जो अंगूठा है यानी कि थंब आपकी डायरेक्शन देता है मैग्नेटिक फील्ड की। जैसे कि इस केस में आपका जो करंट है वो क्लॉकवाइज जा रहा है, तो अंगूठा बेटा इनवर्ट जा रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इनवर्ट। ठीक है, अगर कोई स्ट्रेट वायर है लाइक दिस, इसकी वजह से आपको निकालना है किसी P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो व्हाट यू नीड टू डू इज, आप करंट कैरिंग वायर के डायरेक्शन में करंट के अपने राइट हैंड के थंब को रखिए, अपने फिंगर्स को ओपन कीजिए टुवर्ड्स द पॉइंट P जहां पे आप डायरेक्शन निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। योर palm is pointing in inward direction and this inward direction represents the direction of the magnetic field। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, अगर आपके पास जनरल, अगर मैं बोलूँ सर्कुलर सेगमेंट है, अब वो क्वाड्रेंट भी हो सकता है, वो सेमी सर्कल भी हो सकता है, पूरा सर्कल भी हो सकता है, या कोई छोटा सा करंट कैरिंग वायर का हिस्सा भी हो सकता है जो सर्कुलर वायर में से तोड़ा हुआ हो। तो उस केस में अगर आप इन जनरल कोई सा भी सर्कुलर सेगमेंट है और आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं सेंटर पर, सो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड इन दैट केस? जनरल फॉर्मूला कहता है म्यू नॉट N इंटू आई डिवाइडेड बाई 4 पाई R इंटू एंगल सबटेंडेड बाय द करंट कैरिंग आर्क एट द सेंटर। अब सर्कल के केस में बेटा एंगल सबटेंडेड कितना हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा। हमेशा एक चीज याद रखना, ये जो एंगल सबटेंडेड निकालना है सेंटर में, दैट शुड बी इन रेडियंस नॉट इन डिग्रीज। ठीक है, ये रेडियंस में होना चाहिए। आगे बढ़ो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, आई मस्ट से कि आप इस डेरिवेशन को प्लीज स्किप करके मत जाइएगा। मैंने महामैराथन में ये डेरिवेशन आपको इन डिटेल करवाया था। इसमें सिंपली जब मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ क्लॉकवाइज करंट कैरिंग कॉइल आपको निकालना हो, तो बेटा उस केस में आपके पास अगर रेडियस a के बराबर है, आपके पास पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर x के बराबर है, सो आपके पास फॉर्मूला निकल के आता है b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इंटू ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2। अब यहाँ पे ना 3 केसेस आते हैं, जब x इज इक्वल्स टू 0 है यानी कि आप सेंटर पॉइंट पर आ गए, सेंटर पॉइंट पर आ गए तो सिमिलरली सर्कुलर के केस में सेंटर पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, वही सेम फॉर्मूला आ जाएगा। अगर आप x की वैल्यू को बहुत बड़ा कर दें एज कंपेरेटिव टू r, ठीक है, यहाँ पे r की जगह आप सिंपली a भी लिख सकते हैं बेटा। r से यहाँ पे रेडियस से मतलब है, यहाँ पे हमने रेडियस को क्या लिया है डायग्राम में, हमने रेडियस को क्या लिया हुआ है? स्मॉल a लिया हुआ है। ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि मैम
कैपिटल आर क्या है और ए क्या है। आर से यहाँ पे मेरा मतलब है रेडियस से। अगर आप किसी पॉइंट को बहुत दूर ले जाते हैं, लेट्स सपोज अगर मैं फिर से डायग्राम की तरफ बढ़ूं, मैंने इस पॉइंट को बहुत दूर जाकर ऑब्जर्व किया, तो बेटा मुझे ये जो करंट कैरिंग कॉइल है एक छोटू से डायपोल की तरह दिखने लगा, बिल्कुल बिंदु सा दिखने लगा जब दूर से देखा। तो उस केस में बेटा जो फॉर्मूला है बी की जो डिपेंडेंस है एक्स क्यूब पर, वो कैसे आती है, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स का क्यूब। ठीक है, अब आपके पास दो पॉइंट्स ऐसे आते हैं इस करंट कैरिंग कॉइल के, इधर या इधर, पॉजिटिव में चले जाओ या नेगेटिव में चले जाओ, जब भी x की वैल्यू प्लस ऑफ r बाई 2 या x की वैल्यू माइनस ऑफ r बाई 2 होगी, उस पॉइंट पर अपने पास ये जो कर्व है ना उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। दीज पॉइंट्स आर रेफर टू एज इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से आपके कर्व की शेप जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अब अगेन इस केस में अगर आपके पास इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है या सेमी इनफाइनाइट वायर है तो इसमें सब केसेस बनते हैं, बट अगर मैं फर्स्ट यहाँ पे डायग्राम बताऊं, करंट कैरिंग वायर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए अगर आप लेकर चलते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है बेटा ये डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू दिस करंट कैरिंग वायर, 90 डिग्री देख रहे हो। अगर एंड पॉइंट से हम एंगल देखें φ1 एंड φ2 सबटेंड हो रहा है, बी की वैल्यू क्या आती है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई ए साइन ऑफ φ1 प्लस साइन ऑफ φ2। अब जब बेटा यहाँ पे साइन ऑफ φ1 प्लस साइन ऑफ φ2 आ रहा है, यहाँ पे φ1 एंड φ2 आर द एक्सट्रीम है ना पॉइंट से सबटेंड किया गया एंगल टू द पॉइंट P जो कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इफ द वायर इज व्हाट, इफ द वायर इज इनफाइनाइट लॉन्ग, उस केस में बेटा आपके पास φ1 φ2 की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री होती है, 90 डिग्री होती है। अगर हम सेमी इनफाइनाइट वायर का केस लेकर चलेंगे, लेट्स सपोज ये पॉइंट जो है वो कहीं यहाँ पे आ गया इन फ्रंट ऑफ दिस है ना, बट इस साइड से जो वायर है वो इनफाइनाइट है, तो उस केस में बेटा एक एंगल 0 डिग्री हो जाता है और दूसरा एंगल 90 डिग्री हो जाता है। चल आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे अगर आप किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ देते हो, अब कैसे छोड़ रहे हो, पैरेलल छोड़ रहे हो, एंटी पैरेलल छोड़ रहे हो, या फिर मान के चलो आप 90 डिग्री के एंगल पर लीव कर रहे हो किसी चार्ज को, या फिर कोई भी रैंडम एंगल 45 डिग्री 50 डिग्री, तो उस केस में बेटा मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाई कि नहीं, वो कौन सा फॉर्मूला तय करता है, वो ये वाला फॉर्मूला तय करता है, F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, यानी कि F इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, अब अगर हम इस लॉ के हिसाब से चलें, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है बेटा, अपने लेफ्ट हैंड का यूज करो, फर्स्ट फिंगर को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रखो, मिडिल फिंगर को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखो, या फिर पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में रखो, थंब आपको ऑटोमेटिकली फोर्स की डायरेक्शन निकाल के देता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट आर फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे डिफरेंट केसेस आते हैं। ट्रेजेक्टरी ऑफ द चार्ज पार्टिकल की अगर मैं बात करूं बेटा, अगर यहाँ पे 0 डिग्री या 180 डिग्री में आप किसी चार्ज को छोड़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के विद रिस्पेक्ट टू v का जो एंगल बन रहा है दैट इज 0 डिग्री, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो कोई चार्ज उसके पैरेलल जा रहा है, 0 डिग्री पर जा रहा है, या फिर एंटी पैरेलल जा रहा है, तो यार वो पतली गली से निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा और उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि साइन ऑफ 0 एंड साइन ऑफ 180 डिग्री दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर होती है। वहीं पर अगर मैं बात करूं बेटा, आपके पास कोई चार्ज एंटर कर रहा है एट 90 डिग्री का एंगल विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो वो सर्कुलर मोशन करता है। क्या करता है? सर्कुलर मोशन करता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, एंड अगर कोई भी रैंडम एंगल है अदर देन 0, 180 या 90 डिग्री तो हेलिकल मोशन है, यानी कि गोल गोल घूमेगा और आगे भी जाएगा, गोल गोल घूमेगा और आगे भी जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब अगर आपके पास सर्कुलर केस है तो उसके केस में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज आते हैं। फर्स्ट इज रेडियस ऑफ द पाथ, r इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, mv डिवाइडेड बाय qb, m इज मास, v इज स्पीड, q इज चार्ज, b इज मैग्नेटिक फील्ड, t इज द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को 2 पाई m डिवाइडेड बाय qb लिखते हैं। यहाँ से बेटा आप वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, qbr डिवाइडेड बाय m आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी बेटा टाइम पीरियड का उल्टा होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई इंटू लीनियर फ्रीक्वेंसी होता है, इसलिए 2 पाई की टर्म जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आगे बढ़ते हैं। जब हम हेलिकल मोशन की बात करें तो जब बेटा कोई चार्ज पार्टिकल गोल भी घूम रहा है और आगे भी बढ़ रहा है तो इसमें दो कंडीशंस आ सकती हैं। बेटा ये जो थीटा एंगल है वो विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल बन रहा है या वर्टिकल बन रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल बन रहा है तो वेलोसिटी का कंपोनेंट
जो कंट्रीब्यूट करता है पार्टिकल के आगे जाने में, दैट इज v cos थीटा, एंड v sin थीटा वाला कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गोल गोल घुमाइंग द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, ये गोल गोल घुमाता है चार्ज पार्टिकल को, v cos थीटा आगे लेकर जाता है। सो बेटा अगर हम पिच की बात करें, पिच में पैरेलल कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करता है, v cos थीटा वाला कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना, यहाँ पे स्पीड का बेटा कौन सा फैक्टर, v cos थीटा इनटू व्हाट, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को क्या लिखेंगे, 2 पाई m डिवाइडेड बाय qb, और स्पीड का बेटा पैरेलल कंपोनेंट v cos थीटा। नेक्स्ट, लॉरेंट्ज फोर्स वैसे सिलेबस में से रिड्यूस है, बट क्या जाता है ना, एक एक्सप्रेशन पढ़ लो, एफ ई प्लस ऑफ एफ बी के बराबर, यानी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इकट्ठे से उसका इंपैक्ट देखना चाहते हैं कि आप पढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स दोनों कॉन्ट्रीब्यूशन आती है, और कंबाइंड इसको क्या बोलते हैं बेटा, लॉरेंट्ज फोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलो, मैग्नेटिक फोर्स और ना करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करें। अब अभी तक हम एक चार्ज की बात कर रहे थे, अब जैसे बहुत सारे चार्जेस आ जाए, है ना, किसी वायर की बात करें उसमें करंट जा रहा है तो बहुत सारे चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो बेटा जब किसी वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ना, तो उसके ऊपर भी फोर्स लगता है। फोर्स इज इक्वल्स टू आई एल क्रॉस ऑफ बी। यहाँ पे जब क्रॉस प्रोडक्ट खोलोगे तो एंगल देखा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट कैरिंग वायर के बीच में, है ना। करंट की डायरेक्शन इज बेसिकली कौन सी डायरेक्शन, बोलो, हायर टू लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो करता है, और वही सेम डायरेक्शन कौन सी रहती है बेटा, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन रहती है। ठीक है जी, चल अब अगर आपके पास दो पैरेलल वायर्स हैं, है ना, और उनमें करंट भी कैसे दौड़ रहा है, पैरेलल दौड़ रहा है, डी डिस्टेंस है, तो फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकंड वायर पर यूनिट लेंथ बेटा किसके बराबर आ जाएगा, म्यू नॉट, दोनों में जो करंट जा रहा है इंडिविजुअल उसका मल्टीप्लिकेशन आई ए इंटू आई बी डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू डी, वेयर डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल वायर्स। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। बेटा जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस करते हैं ना, ऐसे ही अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डायपोल को प्लेस कर दें तो उसके ऊपर फोर्स तो कोई नहीं लगता है, फोर्स तो इक्वल एंड ऑपोजिट होकर कट जाएगा, बट टॉर्क लगेगा। टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m क्रॉस ऑफ b हो जाएगी, यानी कि एम बी साइन थीटा, वेयर m इज द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। बेटा जो m रहता है ना मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, दैट कैन बी रेफर टू एज, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, कैपिटल N I इंटू ए। कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, I इज द करंट, A इज द एरिया। आप हमेशा एक चीज याद रखना, एक सर्कुलर कॉइल भी एक्ट करता है एज अ मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है जी, सो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट निकाल लिया। ओके अब इसमें भी बेटा वही सेम चीज है, स्टेबल केस है तो आपके पास थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री और आपके पास टॉर्क की वैल्यू 0 आ जाएगी। अनस्टेबल केस में थीटा 180 डिग्री और टॉर्क की वैल्यू अगेन आपके पास क्या, 0। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ आता है, दैट इज एम्पियर सर्किटल लॉ। जैसे हम फर्स्ट चैप्टर में चले थे तो कूलम्स लॉ के बाद गॉस लॉ आया था, सिमिलरली इस चैप्टर में बायो-सैवर्ट्स लॉ के बाद जब सिमेट्री आती है करंट्स की तो उस केस में एम्पियर सर्किटल लॉ आता है, और इसका एक एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफिनिट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। इसका डेरिवेशन मैंने आपको महामैराथन में करवा रखा है, प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव फॉलो दैट, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको ज़रूर से देखना बेटा। अगर हम एम्पियर सर्किटल लॉ की बात करें, बी डॉट डी एल क्लोज्ड इंटीग्रल की अगर हम बात कर रहे हैं, क्लोज्ड सरफेस है आपके पास तो उसमें इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज। कितना करंट वो क्लोज करता है वो इस पे डिपेंड करता है एम्पियर सर्किटल लॉ। अगर करंट इनक्लोज 0 होगा तो बी डॉट डी एल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब ये जो कोई करंट कैरिंग वायर है ना बेटा, तो आप उसमें देखना इनसाइड पॉइंट पर जो डिपेंडेंस आती है मैग्नेटिक फील्ड की, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जैसे 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 सेंटर से दूर जाते जाओगे आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी सरफेस पर मैक्सिमम, और जैसे सरफेस से बाहर चले जाओगे, वायर से बाहर जाओगे, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका प्रूव आता है, डेरिवेशन आता है, प्लीज मेक श्योर दैट आप इसका डेरिवेशन करके जा रहे हैं। ठीक है जी, ओके। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड, अब एम्पियर सर्किटल लॉ का ही एक और एप्लीकेशन है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। इसका डेरिवेशन रिड्यूस है सिलेबस में से, बस आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जब लॉन्ग सोलेनॉइड है तो फॉर द केस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड आपको एक चीज पता होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड 0 रहती है और इनसाइड कहीं ना कहीं म्यू नॉट एन इंटू आई के बराबर रहती है, वेयर एन इज द व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के बराबर है। म्यू नॉट इज व्हाट, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, आई इज द करंट। ठीक है, आई इज द करंट। उसके बाद आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें से लिख के ले लो यार, फिजिक्स को और मैम अपना नाम बदल देगी यार अगर इसमें से क्वेश्चन ना आया। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में से पक्का 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 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा।
मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में एक टॉपिक आता है करंट सेंसिटिविटी, यानी कि बेटा कोई गैल्वेनोमीटर कितना सेंसिटिव है करंट को, जैसे थोड़ा सा करंट आ रहा है, क्या उसमें डिफ्लेक्शन हो रही है, phi डिवाइडेड बाय I इज इक्वल्स टू बैंड डिवाइडेड बाय K, ठीक है। N इज अ नंबर ऑफ टर्न्स, A इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, B इज अ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, K इज अ टॉर्जनल स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है बेटा, phi डिवाइडेड बाय V के बराबर होता है। यहाँ पे I की जगह V आ चुका है, बोलो V डिवाइडेड बाय, बोलो I इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय R, R चला गया है उधर, जिसको हमने क्या लिखा है बेटा 1 बाय R लिखा है, ठीक है। V डिवाइडेड बाय R था ना, R इधर गया, जिसको हमने इधर लेकर गए तो ये 1 बाय R आ गया। एक चीज याद रखना, वोल्टेज सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न्स के चेंज होने से चेंज नहीं होती है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स चेंज होगा तो वहां पे रेजिस्टेंस में भी सेम इम्पैक्ट आएगा, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी ओवरऑल नंबर ऑफ टर्न्स से चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। उसके बाद आता है गैल्वेनोमीटर को आप अगर एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं या गैल्वेनोमीटर को आप वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। देखो यार, गैल्वेनोमीटर ओनली टेल्स यू अबाउट कि करंट है या नहीं है, बट अगर आपको करंट को मेजर करना है तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एज एन एमीटर में। अगर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको एज एन एमीटर में, तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू अप्लाई अ शंट रेजिस्टेंस, जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है, इन पैरेलल, ताकि सारा का सारा करंट उससे पास हो और हम मेजॉरिटी ऑफ द करंट को मेजर कर पाए। So S is equals to Ig into capital G divided by I minus Ig. I is the total current, Ig is the current passing through the galvanometer. वहीं पर अगर मैं वोल्टमीटर की बात करूं तो R is equals to V divided by Ig minus of capital G. Capital G is the galvanometer resistance. बेटा Ig is the current passing through the galvanometer and V is the potential difference. वोल्टमीटर के केस में हम एक बड़ा रेजिस्टर सीरीज में लगाते हैं बेटा, तो दोनों के केस में गैल्वेनोमीटर और उस रेजिस्टर के केस में करंट सेम ही गुजर रहा है, कितना Ig, ठीक है। सो ये चीज आप हमेशा याद रखना। रेंज ऑफ एमीटर देखने हैं तो बेटा रेंज ऑफ एमीटर क्या होती है, 0 से लेकर I, जितना आप करंट मेजर कर रहे हो दैट इज बेसिकली द रेंज, ठीक है, दैट इज बेसिकली द रेंज। तो गैल्वेनोमीटर में से क्वेश्चन देखने को पक्का से मिलेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर fourth chapter, that is moving charges and magnetism. I hope you loved the session of this rocket revision. आपको ये सीरीज बहुत पसंद आ रही है एंड आई होप ये सीरीज आपके लिए बहुत ही यूजफुल भी साबित होगी। अगर आप छोटे से टाइम में, क्रिस्प टाइम में एकदम बढ़िया वाली रिवीजन चाहते हैं हर चैप्टर की, तो मेरी इस सीरीज को ज़रूर से फॉलो करते रहो। बाकी काफ़ी सारी वीडियोस इस सीरीज में मैंने ऑलरेडी बना दी हुई हैं, आपको डेली 1 या 2 चैप्टर का रॉकेट रिवीजन मिलता रहेगा। आपके एंड एग्जाम से 1 दिन पहले तक आपके सारे चैप्टर्स इस सीरीज में मैं कंप्लीट करवा दूंगी, और ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें आप थोड़े से टाइम में ही सारा का सारा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। सो यार, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन एंड हिट द लाइक बटन। बाय बाय।